मुआशी सूरत हाल इत्मीनान बख्श नहीं है। रुपए की कदर को खुली मार्केट पर छोड़ने और पेट्रोलियम मसनूआत के नरखों में हालिया इजाफे ने महंगाई का एक नया तूफान बर्पा कर दिया है। हुक्मरानों का दावा है कि आम आदमी मुतासिर नहीं होगा, लेकिन कैसे, ये इस वक्त हर आम आदमी का हुकूमत से सवाल है। और ये सब जो हर चीज़ महंगी हो रही हो तो आम आदमी कैसे बचा रह सकता है? किस तरह के दावे कर रहे हैं हुकूमत? देखें, ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल है और ये खौफनाक सूरत हाल इसलिए कई दफ़ा मैंने इसी प्रोग्राम में गुफ्तगू की है कि कोई IMF का जो डायरेक्टरेट है या उनका जो मिशन है वो आपसे ये नहीं कहता कि पेट्रोल महंगी करो, कोई ये नहीं कहता कि बिजली के नर्ख बढ़ाओ, कोई ये नहीं कहता कि आवाम को सब्सिडी ना दो। वो ये कहते हैं कि भाई आपने इतना अरसा इतने अरब डॉलर कर्जा ले लिया है और आपने इस साल इतने अरब डॉलर की आपने किस्त अदा करनी है। आप वो पैसा इकट्ठा कर लो, जिस तरीके से भी आप करना है कर लो, और फिर उसके बाद सब्सिडियां दो, बिजली बेशक मुफ्त दो, पेट्रोल जो नर्ख मिलता है उसी नर्ख के ऊपर आप उसको दे दो। लेकिन करते क्या हैं ये लोग, हमारे हुक्मरान करते ये हैं कि चूंकि इन्होंने अपने लोगों को फायदा पहुंचाना होता है, इन्होंने अपने लोगों को बचाना होता है, इन्होंने अपने लोगों से टैक्स नहीं लेना होता, इसलिए वो सबसे आसान तरीका ये होता है कि पेट्रोल जो है वो तो जाहिर बात है पाकिस्तान में आम आदमी को तो नहीं पता कि कितने की बनता है, कितने का आता है, मार्केट में कितना है। सेब वाले को तो फिर भी लोगों को पता चल जाता है कि यार सेब बाग में इतने का मिलता है, प्याज जो है उस खेत से इतने का मिलता है, दाल जो है वो वहाँ से इतने की मिलती है, यहाँ इसको महंगा कर दिया, ये चीज़ें हो गई, ये तो आपको पता चल जाता है। फिर उसके ऊपर जो ड्यूटी जो होती है वो अब तो ड्यूटी लिखी जा रही होती है, इतनी हमने 17% उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगा दी या जो भी है जनरल सेल्स टैक्स लगा दिया। ठीक है, पेट्रोल ऐसी चीज़ है कि जिसका कुआं भी बाहर है, जिसका मार्केट रेट भी सब कुछ बाहर है, ये अब जब हम जहाँ आते हैं और ये आता है बैरल्स के अंदर, इतना ज़्यादा आता है कि आप उसकी लेवी से अपना जो है टैक्स वसूल कर लेते हैं। इसमें आप देखें जुल्म की बात क्या है कि एक लीटर पेट्रोल जो डलवाता है ना वो उसके अंदर, उसके मोटरसाइकिल के अंदर, और वो जो एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त किस्म की लेक्सस के अंदर या लैंड क्रूजर के अंदर 100 लीटर डलवाता है, वो भी सेम किस्म का टैक्स देता है पाकिस्तान के अंदर। यह है तकलीफ दे तरीन बात। बिल्कुल। दूसरी अहम तरीन बात देखें कि पाकिस्तान के कुछ तबकात हैं जिनके ऊपर हम टैक्स नहीं लगाते, जिसकी वजह से हम IMF के सामने रोज कहते हैं हम लेवीज बढ़ा देंगे, सब्सिडी बढ़ा देंगे। एक आदमी उसका 5 करोड़ का बाग बिक जाता है आम का, दूसरे का 3 करोड़ का बाग मिल जाता है किन्नू का, चौथे का एक बहुत बड़ी अदरक की फसल जो है वो बिक जाती है कई करोड़ रुपए की, लेकिन वो 1 रुपया टैक्स नहीं देता। उसको आप कहें कि आप टैक्स दो, वो कहता है कि नहीं मैंने तो मालिया दे दिया, बियानिया दे दिया, फलाना दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। और वो जिस तरह का आपको पता है आजकल क्या सदियों से हमारी हालत यही है पटवार की। ये फिर सबसे बड़ी चीज़ जिसमें पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर 0 टैक्स है। मैं फॉर एग्जांपल अगर एक कनाल के अच्छे घर में रहता हूं तो मैं जो टैक्स देता हूं वो इतना थोड़ा है कि जैसे मैं किसी झोंपड़ी में रहता हूं। मेरा अगर एक प्लॉट है जो 10 करोड़ रुपए का है, वो मैंने डिफेंस में या कैंट में या मॉडल टाउन में या कराची में किसी जगह लेके रखा हुआ है, तो हर साल जो है उसकी कीमत बढ़ रही है। मैं आज 1 करोड़ का है, कल उसके बाद 2 करोड़ का हो जाएगा, परसों 3 करोड़ का हो जाए, लेकिन मैं उसके 1 रुपया टैक्स नहीं देता। वो 10 करोड़ रुपया जो है उसकी एक कब्र है जो मैंने खोद के रखी हुई है। अब उस पर क्यों टैक्स नहीं लगाया जाता? इसलिए कि उसके बेनिफिशरीज बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उसके बड़े बड़े हैं, उनके बड़े बड़े जर्नलिस्ट, अब तो जर्नलिस्ट भी हो गए हैं, उसके बड़े बड़े सियासतदान हैं, उनके बड़े बड़े जबरदस्त किस्म के सियासतदानों को सपोर्ट करने वाले पैसे वाले हैं, प्रॉपर्टी माफिया है, ये सारे के सारे इनकम टैक्स लगाते। इनकम टैक्स आप खुद सोचे कि एक पान वाला जिसकी 3-4 फ्रेंचाइज हो जाती हैं, जो महीने का रात को 2-3 लाख रुपया कमा के लेता है, वो पान वाला है, वो उसको टैक्स नहीं देते। डॉलमन मॉल कराची के अंदर जो एक डॉलमन मॉल से टैक्स वसूल होता है, लाहौर की पूरी 3-4 बड़ी बड़ी मार्केटों से टैक्स वसूल नहीं होता। ये कल्चर बिल्टअप हो गया हुआ है पूरे मुल्क के अंदर। तो आपने यही रोना है
और ये नंगी का रोना क्या, नचोड़ना क्या। आप टैक्स कर लगाएंगे और आप इसी तरह बिजली और पेट्रोल महंगा करेंगे। ना इन हुक्मरानों ने कभी मेहनत करनी है, ना हुक्मरानों ने कभी उन लोगों पे टैक्स लगाना है। ये वो लोग हैं जो इनके पार्टी फंड में पैसे देते हैं। ये वो लोग हैं कि जब इनके जलसे हों तो उनके लिए तंबू बनाते देते हैं। ये वो लोग हैं जो इनके कारकुनों के लिए बिरयानियाँ अरेंज करते हैं, कीमे वाले नान ला के देते हैं। इन लोगों को कौन टैक्स लगाएगा? तो उरी साहब, माहिरीन मईशत का ये कहना है कि अगर IMF से बर वक्त रब्ता कर लिया जाता तो रुपए को खुली मार्केट पर छोड़ने की जरूरत पेश ना आती। तो ये मौक़िफ़ कहाँ तक दुरुस्त है और इस ताख़ीर का जिम्मेदार कौन है? देखिए, पहली बात तो यह है कि IMF से कब रब्ता नहीं रहा। अजीब बात करते हैं हम लोग। सबसे अहम तरीन बात यह है कि आपने अपने टैक्सेशन सिस्टम को इम्प्रूव नहीं किया। IMF करता क्या है? क्या IMF को कर्जा देता है? IMF को कर्जा नहीं देता। IMF बेसिकली एक सिक्योरिटी के लिए रकम आपके जहां डिपॉजिट कराता है, ठीक है, और फिर उसके बदले में आप लोगों से कहते हैं हमें कर्जा दो, हम अपनी माशियत को ठीक करेंगे। और वो लोग इसलिए कर्जा दे देते हैं कि IMF की एक जिम्मेदारी है कि हमारा कर्जा अदा हो जाएगा। जो सॉवरेन गारंटी जो होती है ना किसी मुल्क की, कि ये मुल्क हमें वापस कर देगा, वो IMF की बुनियाद के ऊपर होती है। और IMF बनाया ही 1943 में इसलिए बनाया गया था कि जो बटन वुड एग्रीमेंट में, कि दुनिया में जो इस वक्त 100-150 बैंक है या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो लोगों को कर्जा देते हैं, उनका पैसा आम लोगों से, छोटे मुल्कों से वापस कैसे आता है। अब शौकत जी ने वापस कर दिया था ना IMF को। बिल्कुल, बिल्कुल। क्या हुआ? उसके बाद आप स्टेबलाइज हो गए किसी हद तक। उसकी बेसिक वजह ये थी कि आपने अपनी इकोनॉमी को ठीक कर लिया था। आप हैरानी होगी कि उस जमाने के अंदर आपकी यहाँ जो मोबाइल खरीदने की और मोटरसाइकिल खरीदने की, और वो पहली दफा पाकिस्तान में कंज्यूमर लोन्स का आगाज हुआ था। छोटे छोटे कर्जों का 25,000 30,000 का। एक इकोनॉमी के हिसाब से कितनी भी उससे इख्तलाफ किया जाए, कितना भी कहा जाए कि वो गलत आदमी था, मुशर्रफ के साथ था, लेकिन उसने एक काम कर दिखाया था। अच्छी थी। आपको आदत है अल्ले तल्लों की। जो लाली साहब कह रहे थे ना कि आप 130 करोड़ सिक्योरिटी पे खर्च करते हैं। जब आप वजीर आजम नहीं रहते तो आप वही टटपूंजिए किस्म के होटल के बाहर खड़े होते हैं, आप वहीं घूम फिर रहे होते हैं। आप एक होम सेक्रेटरी जो है वो यहाँ पाकिस्तान के अंदर एक आगे भी गाड़ी चला रहता है, पीछे भी चला रहता है। आज उसको ट्रांसफर करके सेक्रेटरी एजुकेशन लगा दो, वो अकेला गाड़ी में जा रहा होता है। एक IG जो होता है वो इसी तरह चल रहा होता है, लेकिन उसको अकेला कर दो वो वैसे चल रहा होता है। हमारे यहाँ एक तो ये खर्चे जो हैं, देखिए एक बात में, ये खर्चे हो सकता है कि कम हो, मैं एक बात बताऊं, अच्छा, इतने ज्यादा ना हो, लेकिन ये खर्चे सिंबलाइज करते हैं। हाँ। लोग कहते हैं हमारा हुक्मरान हमारी तरह भूख काट रहा है। ये मसला है। हालत यह है कि 80-80, 85-85 लाख रुपया जो है इनके घरों के अंदर साल का रिपेयर का खर्चे होते हैं, इनके गनमैनों के खर्चे होते हैं। आप मुझे बताइए, एक इंटरनेशनल टूर जो है इनका इन्होंने खत्म किया? नहीं किया। 60-60, 70-70 जर्नलिस्ट ये लोग लेके जा रहे हैं उसके टूर्स के ऊपर। तो लोग क्यों आपके लिए अपना बर्दाश्त करेंगे? लोग नहीं बर्दाश्त करते। लोगों को पता है कि हमारा वजीर आजम जो है वो जहाज लेके जाता है और 3-3 दिन वहां जहाज खड़ा करते रखता है, क्योंकि उसने बात करनी। वो जहाज लेके जाता है, बीच में अपने भाई को भी मिल के आ जाता है उसी जहाज के चक्कर में से। ये कभी जिंदगी में कोई करता था? असल मसला यह है कि आप जब तक आपका हुक्मरान आपकी तरह रूखी सूखी खाता हुआ नजर नहीं आएगा, नजर आओ भाई, नजर आओ। मसला आप मैं कैवलकेड गिनना शुरू करूं तो आप हैरान रह जाएंगे। एक वज़ीर आज़म की गाड़ी होती है, एक बिल्कुल उससे मिलती जुलती गाड़ी होती है कैवलकेड के अंदर, ताकि पता ना चले वज़ीर आज़म किस गाड़ी में खड़ा बैठा हुआ है। फिर उसके बाद उसके साथ फ्लैंक्स के अंदर 3 से 4 मोटरसाइकिल होते हैं, 2 एक तरफ 2 पीछे, फिर 2 आगे होते हैं, फिर 2 उसके पीछे, ताकि उन मोटरसाइकिलों को गोली लगे, ताकि वज़ीर आज़म साहब को ना लगे। उसके बाद एक आगे विगो के अंदर गाड़ी के अंदर होते हैं, उसके पीछे गाड़ियाँ होती हैं, फिर 2 और आगे गाड़ियाँ होती हैं, फिर 2 और पीछे गाड़ियाँ होती हैं। उसके पीछे एक एम्बुलेंस चल रही होती है कि कहीं उनको हार्ट अटैक हो जाए तो उनको कौन देखने वाला, डॉक्टर कहाँ से मिलेगा। फिर उसके पीछे एक फायर ब्रिगेड चल रही होती है। ये सारे का सारा खर्चा जो है ये कौन को नजर आता है? ठीक है, कौम कहती है अल्लाह का वास्ता मैं इस शख्स के लिए भूख काटूं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। किफ़ायत शरारी के सारे भाषण जो है वो सिर्फ आवाम के लिए नहीं होने चाहिए। जब तक अमल दरामद नहीं करेंगे आवाम को, किस तरह से आप, किस मुंह से आप भाषण देंगे?